आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। और इसके साथ ही साथ इसका प्रेसिडेंट भी, माननीय राष्ट्रपति भी इस घटना का खंडन किया है। राष्ट्रपति जी ने यह कहा है, आई वॉज डिसमेड टू सी द मैनर इन विच, आई कोट सर, आई वॉज डिसमेड to see the manner in which our respected vice president was humiliated in the parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition. We are proud and the people of India expect them to uphold it. सर, इसके साथ ही साथ तो ओम बिरला साहब भी, इसका हमारा स्पीकर साहब जो है तो ये भी खंडन किया है। माननीय स्पीकर साहब ने कहा है, संसदीय परिसर में माननीय सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति के संविधान पर का निराधार करने का और अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय सभापति राज्यसभा को अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा अवगत कराया। यह अचंभित करने वाली बात है कि एक संसद ने इस निंदनीय कृत्य को वीडियोग्राफी के जारी प्रचारित करने का फैसला किया। गिरावट का यह एक नया स्तर है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति भी कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर, देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं, बड़े लोग इसका खंडन किया है सर। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर कंडेम दिस। और ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपका मैं अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 181 श्री भुवनेश्वर कालिटा। ऑनरेबल मिनिस्टर पे रखा गया है। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन सर, श्री नरेंद्र मोदी जी, India is going to become the global knowledge superpower. My pointed question to the Honorable Minister is, what major steps are being taken by the Ministry for reverse immigration of our students? Honorable Minister. आदरणीय सदस्य ने देश के सामने एक मौजूदा विषय जो सब चिंतित है, सब उसमें रुचि रखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत उसकी फॉलोआउट क्या हो रहा है उसके एक विस्तार विवरण हमने दिया है। उन्होंने स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, ये सारे पहल के बाद रिवर्स माइग्रेशन स्टूडेंट्स की कैसे हो रहा है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हमारी देश में आज तो ये सीधी तस्वीरें आप राज्यसभा से देख रहे हैं, जहां सभापति जगदीप धनखड़ की कल टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने सदन के बाहर मिमिक्री की थी और उसी को लेकर यह मामला अब आज इस रूप में गर्मा गया है कि राज्यसभा में अब
जब 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों की तरफ से कहा गया सभापति के सम्मान में जो प्रश्नकाल है उसमें खड़े होकर सत्ता पक्ष के सांसद शिरकत करेंगे। और इस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहां सदन के भीतर विपक्ष भी अपनी मांग पर कायम है। लगातार पीछे से नारेबाजी सुनाई पड़ रही है, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह वही मांग विपक्ष दोहराता हुआ सुनाई पड़ रहा है जो वो पहले दिन से, जब संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई थी, तब से कर रहा है। और इस सब के बीच सत्ता पक्ष की तरफ से अब आज इस पूरे मामले पर किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जरा सुनिए। सर, कैसे ये मेंबर ऑफ अदर हाउस आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है। ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। कल भी हमने इसका निंदा किया है। किसी वर्ग और समाज को ऐसे कलंकित करना बिल्कुल ठीक नहीं है सर। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सुना हूँ, पढ़ा हूँ और देखा हूँ, 20 वर्ष से मैं इस पार्लियामेंट में हूँ सर, ये पहली बार इस लेवल तक जा रहा है कि इसका हद ही नहीं है सर। ये तो मैं घोर निंदा करता हूँ। ये बार बार संविधान पे पद पर जो है ऐसे लोगों को अपमानित कर रहे हैं। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया, क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, ओबीसी के हैं, इसीलिए अपमानित करते ही गए सर। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपमानित किया साहब। बाद में राष्ट्रपति को अपमानित किया सर, राष्ट्रपति को अपमानित किया। ये ट्राइबल वुमन है सर। और अभी आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। इसलिए हमारे सब सदस्य का इच्छा है कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री पद को आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। और इसके साथ ही साथ इसका प्रेसिडेंट भी, माननीय राष्ट्रपति भी इस घटना का खंडन किया है। राष्ट्रपति जी ने यह कहा है, आई वॉज डिसमेड टू सी द मैनर इन विच, आई कोट सर, आई वॉज डिसमेड to see the manner in which our respected Vice President was humiliated in the Parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition. We are proud, and the people of India expect them to uphold it. सर, इसके साथ ही साथ तो ओम बिरला साहब भी, इसका हमारा स्पीकर साहब जो है, तो ये भी तो सुन रहे थे आप, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मुद्दा सियासी तौर पर गर्माता हुआ। और आज देश के पॉलिटिकल शो में मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप देख रहे हैं रामकृपाल सिंह जी, कुर्बान अली साहब, अभिज्ञान प्रकाश जी, अप्पू श्रीवास्तव जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी सियासी खबर सारे सवालों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और सवाल कौन से जो अभी तक थे, जिसमें संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला था, जिसमें सांसदों की, विपक्ष के सांसदों की निलंबन का मामला था, उस सब पर अब मिमिक्री का मुद्दा हावी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला गरमा रहा है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कल संसद की सीढ़ियों पर धरना देते वक्त सभापति धनखड़ की मिमिक्री क्या की, बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। खुद सरकार का इस पर रुख बेहद तल्ख,
बीजेपी किसान मोर्चा इसके खिलाफ अब कल देश भर में प्रोटेस्ट करने जा रहा है। पीएम मोदी ने भी आज सुबह सभापति जगदीप धनखड़ से फोन करके बात की, इस घटना पर दुख जताया है। सभापति ने आज राज्यसभा में मिमिक्री वाली बात का जिक्र करते हुए बहुत नाराजगी जताई। उनकी तरफ से बाकायदा साफ तौर पर इसे सिर्फ जगदीप धनखड़ एक व्यक्ति नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक शख्सियत, एक किसान और एक जाट मतलब एक समाज के अपमान के तौर पर देखे जाने वाली बात कही गई है। सुनिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। और देखिए, अब ये पूरा मामला जब सियासी तौर पर गरमाया तो ममता बनर्जी अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके जब मीडिया के सामने आई तो उनसे भी इसको लेकर सवाल पूछा गया और इस पर ममता बनर्जी का जो रुख था जरा वो जानिए। ने क्या जिक्र किया कि उन्होंने धनखड़ साहब को फोन किया था और बहुत देखिए, ऐसा बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं कटेंगे। तो किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से बचती हुई ममता बनर्जी यहां पर नजर आई, लेकिन अब सवाल यह बड़ा हो जाता है कि सुरक्षा और निलंबन पर मिमिक्री का मुद्दा हावी। अक्कू जी बिल्कुल, जो जितना बड़ा मुद्दा था, मैं उसको अगर क्रम से कहूँ तो सुरक्षा और निलंबन के बाद में बीच में जो बैठक थी वो बिल्कुल पानी हो गई और फिर अब ये मिमिक्री का मुद्दा हावी हो गया। और मिमिक्री के मुद्दे के साथ साथ आप इतिहास भारतीय राजनीति में देखिए, मिमिक्री दूसरे लोग करते रहे, लेकिन राजनेता एक दूसरे की मिमिक्री करें और इतने बड़े पद की मिमिक्री करें, ये शायद पहली बार हो रहा था। और इस फोटो को देखने के बाद में इसमें जिस तरीके से नेता विपक्ष, बड़े नेता उसके हंस रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, ये वही ध्यान दिलाता है पिछले दिनों जब हुआ था रमेश बिदूड़ी इस तरीके। ये पहली बार हो रहा था? नहीं, रमेश बिदूड़ी वाला जो मामला पहली बार देखा गया हमने कि सत्ता पक्ष खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहा है और पूरे क्वेश्चन आवर में। ये मेरी जानकारी में तो इससे पहले कभी भारतीय संसद में ये दृश्य देखा नहीं गया। और सवाल ये नहीं है रोमाना, सवाल ये है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था वो बात उन्हें बड़ी नागवार गुजरी है। मुझे नहीं मालूम कि किसने क्या कहा उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का पद एक संसदीय संवैधानिक पद है और उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। मिमिक्री की बात है। नहीं, और जो आपत्ति जताई जा रही है कि साहब आपने नकल क्यों उतारी, और जब नकल उतारी जा रही थी तो फिर राहुल गांधी क्योंकि वहां पर वीडियोग्राफी कर रहे थे, नाम तो नहीं लिया लेकिन वो वीडियोग्राफी का जिक्र तो हमने अटल बिहारी की भी उतरते हुए देखी है। गोविंदाचार्य ने उन्हें मुखौटा कहा था, उन्हीं की पार्टी के नेता थे। तब से आज तक वो कहीं नजर नहीं आए हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कम से कम अपने गिरबान में झांकें कि क्या मिमिक्री हुई, क्या आप शब्द कहे गए, अगर कुछ हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात जिस बात पे संसद अटकी हुई है, संसद की सुरक्षा में चूक का मामला और महंगाई का, बेरोजगारी का मामला, उस पे बात ना हो करके बाकी फिजूल के हर विषय पर बात। जो बात आप कह रहे हैं तो रामकृपाल जी तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या? देखिए, इलेक्शन का समय है। हाँ जी, सबको पता है कि कहीं से कोई भी चूक होगी तिल का ताड़ बनाएगा ही। और मेरा तो ये कहना है कि जैसे मैंने कहा, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखिए, कुर्बान भाई ने जो बात कही, देखिए ये तर्क नहीं दिया सकता कि अतीत में बड़ी हिंसा हुई थी, भारत पाकिस्तान के बंटवारे में इतने लोग मारे गए थे और फलाना हुआ था, इसलिए आगे भी कभी
यहाँ पर कबीलाई संस्कृति हुआ करती थी, कभी आदिम सभ्यता थी, तो इसका मतलब थोड़ी होता है। बात इस बात की है कि जो घटना हुई है वो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, मैंने कहा कि मैं बचपन से, जब से मैं अखबार पढ़ना शुरू किया तब से देखता आया हूँ, अखबारों के पहली हेडिंग होती थी लोकतंत्र की हत्या। लेकिन आज भी लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन कुछ मर्यादाएं सीमित रखी जानी चाहिए। आप एक बात याद कीजिए, जैसा आप अभी कह रही थी, जब नई संसद बनी तो ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला हुआ, सभी लोगों ने मिलकर किया कि नई संसद में, सदन में स्पीकर या उसके वेल में जाने के लिए कोई भी तख्ती लेकर के नहीं जाएगा। ये ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात एग्रीमेंट हुआ। सवाल इस बात का है कि अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो पहली बात होती है कि जिन लोगों ने कानून बनाते हैं, जो लोग नहीं, तो लेजिस्लेचर तो एक्शन हो गया ना। 141 सांसद हैं, विपक्ष के 141 सांसद जिनको सस्पेंड किया गया। पूरा मामला अब सिमट गया है राज्यसभा के सभापति के अपमान पर, और ये घमासान निलंबन से शुरू हुआ। तो क्या माना जाए, निलंबन पर घमासान, 24 तक रहेगा कोहराम। आप अपनी बात पूरी कीजिए रामकृपाल जी, फिर अभिज्ञान जी के पास। निश्चित तौर पर रहेगा। और मैं एक शेर की लाइन कह दूं जी, हम ही बदनाम हो गए मिर्जा जी, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। बात इसकी है कि किस मौके पर किस चीज का कौन फायदा उठा सकता है। ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। तो फिलहाल सियासत में ज्यादा फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है अभिज्ञान जी? बिल्कुल क्लियर है। मैं अब सब लोगों को सुन रहा था और रोमाना आपको भी सुन रहा था गौर से। तो इस वक्त की स्थिति में, अब वो 1 घंटे बाद अगर तब्दील हो जाती है तो मुझे मालूम नहीं, इस वक्त की स्थिति में राजनीतिक लाभ जो है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लेते हुए नजर आ रहे हैं धनखड़ जी के मसले पर। तो इस वक्त ये है, अब ये 4-5 घंटे बाद ये किसी और डायरेक्शन में चला जाए, क्योंकि ये सब एक तरह से ऑप्टिक्स है, इसमें तथ्य कम है, ऑप्टिक्स ज्यादा है। सर, मुझे लगता है दर्शकों को समझाना चाहिए कि वो राजनीतिक लाभ वाली जो बात आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष भुनाता हुआ इस पूरे मामले को नजर आ रहा है, और इसके पीछे वजह जिस तरीके का बयान आता है, और सभापति चेयर पर बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की, संवैधानिक पद की गरिमा की बात नहीं, बल्कि खुद को एक किसान बताते हुए, खुद को एक जाट समाज से आने वाला शख्स बताते हुए इस पूरे मामले को जोड़ देते हैं। हाँ, तो वही देखिए क्या होता है कि मतलब एक चीज तो अब पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन मैं कहने से कभी किसी बात को घबराया नहीं। ये बीजेपी की कुशलता है कि एक मसले को उसने बहुत ही कम समय में और बहुत तेज और रफ्तारी के साथ, रामकृपाल जी एग्री करेंगे, अपने पक्ष में उसको भुना लिया। हाँ, उसको बदलने की कोशिश की। बनाया कितना नहीं मालूम मुझे, और साथ में उसमें अस्मिता, जाट, इस तरह के मुद्दों को जोड़ दिया। तो एक किसी का जो भी उपहास किया वो मेरे हिसाब से तो नहीं सही है, लेकिन उसको बीजेपी ने टाइमली कन्वर्ट कर दिया। और विपक्ष जो एक बात अपने तरीके से कहना चाहता था, मतलब मजाक करके कहना चाहता था, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया कि आइए कि गंभीर मुद्दा है, इस पर बहस कीजिए, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं सर, हमारी पहचान को। बिल्कुल, इस वजह से ही अब साफ तौर पर जो तस्वीर उभर रही है वो ये कि साहब वो जो सुरक्षा का मुद्दा था, वो जो विपक्ष के सांसदों का निलंबन का मुद्दा था, उस सब पर इस वक्त अगर कोई मुद्दा हावी है, और सुरक्षा का मुद्दा, निलंबन का मुद्दा सब पीछे छूट गए, अब जो मुद्दा हावी है वो मिमिक्री का मुद्दा है। और इसी वजह से यहाँ जो पत्रकारों का पैनल मौजूद है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब एक मौका ऐसा आया जब लगा कि बीजेपी घिर सकती है, लेकिन कैसे हवा का रुख अब बदला हुआ नजर आ रहा है, और एडवांटेज बीजेपी इस वक्त इस पोजीशन पर नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। बात जरा विपक्ष के इंडिया गठबंधन की अब कर लेते हैं, जिसमें अब सबसे बड़ा पेच जो फंसा हुआ है वो सीट शेयरिंग को लेकर है। कैसे होगी सीट शेयरिंग? कल दिल्ली में गठबंधन की बैठक हुई, उसमें सीट शेयरिंग जल्द से जल्द करने पर सहमति बनी है, लेकिन जमीन पर क्या ये इतना आसान होगा? यही वो सवाल है जो लगातार इंडिया गठबंधन के लिए सबसे मुश्किल सवाल बना हुआ है। सभी लोग मिलकर
काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। कहीं दिक्कत है इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। सीट शेयरिंग विद इन 3 वीक्स एट अ स्टेट लेवल शुड बी एंश्योर्ड। ये तय कर लेना चाहिए, जल्दी हो जाएगी सब कुछ। अब तो फास्ट ट्रैक पे है। तो आइए अब इसी को लेकर चर्चा जरा करते हैं और वो सवाल जो आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं। पहले वो सवाल देख रहे हैं आप, सीट शेयरिंग उलझी कहानी, इंडिया में कौन देगा कुर्बानी, यही वो सबसे बड़ा सवाल है। और पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जान लेते हैं कि कुर्बानी तो देना जरूरी है और ऐसे में बड़े भाई की भूमिका में इस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, तो सारा दारोमदार मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर कांग्रेस पर आने वाला है। आशीष जी बिल्कुल, लार्जर तौर पे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर हम व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कांग्रेस अगुवा है, सबसे बड़ी पार्टी है और उसे सबसे ज़्यादा अकोमोडेट करना पड़ेगा। पिछली बार जब बैठक हुई थी यही बात अखिलेश यादव ने कही थी और कल की बैठक में इसी बात को रेखांकित किया तेजस्वी यादव ने, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उनको स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। आखिर कॉन्ट्रडिक्शन है, तभी तो रोमाना चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जो सीट एडजस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा था अरविंद केजरीवाल ने कि 30 सितंबर तक आप इसको करके फॉर्मलाइज करिए, ज़्यादा वक्त हमारे हाथ में नहीं, कहीं अर्ली इलेक्शंस ना हो जाएं, उसको टालना पड़ गया था। यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन से, आपसी खींचतान से, आपसी बिटरनेस से ये सभी पार्टियां अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ का मैरिज है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को एहसास है कि बगैर इसके कश्ती पूरी तरह से डूब जाएगी। शायद इसी वजह से ये तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले किसी भी तरह से स्टेट स्पेसिफिक राज्यवर सीट एडजस्टमेंट किए जाएं। बहुत पेच फंसेंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अगर बसपा को किसी तरह से लाने में कोई भी दल कामयाब होता है कि समाजवादी पार्टी ने साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर हम उनके साथ नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव तमाम अलग अलग राज्य हैं और इन तमाम अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग चुनौतियां हैं। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह। कुल मिलाकर 15 जनवरी वो तारीख है जो इंडिया गठबंधन की तरफ से खुद अपने लिए एक तरीके से सेट कर दी गई है। एक रिएक्शन यहाँ पर अक्कू जी से लेते हैं हम। सर, फिलहाल विपक्ष के सामने आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के सामने खासतौर से ये अस्तित्व की लड़ाई है और ऐसे में बात बन जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन बात बन जाएगी इस पे कोई पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी अभी सरेंडर करने को तैयार नहीं है, ना ही कांग्रेस। कांग्रेस चाहती 300 सीटों पर वो लड़े, 240 पे बाकी विपक्ष लड़े। तो ये उसी तरीके से विपक्ष भी, कोई भी 6 महीने हो गए गठबंधन बने हुए, क्या आज तक ये पता नहीं लोगों को कि हमें सीट शेयरिंग होनी है? तो सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला में हम कितने लड़ेंगे हर स्टेट में, अगर ये कर लिया जाता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब तक कहीं पर आपको लोग दिखते। अभी भी हो रहा है कि अगले 20-22 दिन में हो जाएगा, कर लिया जाएगा, फिर बचेगा क्या? आपको संसाधन जुटाने हैं, प्रत्याशी का चयन करना, ये सब बिल्कुल आसान नहीं लग रहा। और ख़ास तौर से बड़े स्टेट में, नॉर्थ के स्टेट में, साउथ को छोड़ दीजिए जहाँ कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा है, नॉर्थ में आप पूरी तरीके से बहुत मुश्किल होने जा रही है। सरेंडर कौन करेगा? कांग्रेस क्या इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा निकाली थी इतनी देर तक करने के लिए, सरेंडर करने के लिए? नॉर्थ ही क्यों, सिर्फ ईस्ट वेस्ट हर तरफ दिक्कत होने वाली है। और ईस्ट का रुख कर लेते हैं ना जरा। प्रकाश कुमार बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और जरा प्रकाश से ही समझते हैं पूरा ईस्ट और वेस्ट का गणित, क्योंकि चाहे बिहार हो या फिर महाराष्ट्र हो, प्रकाश कुमार, नए समीकरण, और नए समीकरण कांग्रेस के लिहाज से इसलिए क्योंकि नए साथी इन दोनों राज्यों में, जिनके साथ इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस मैदान में अगर उतरेगी तो फिर वो सीट वाला फॉर्मूला कैसे साधेगी? कहां कहां मुश्किल आ सकती है प्रकाश? रोमाना, सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार का चेहरा और नीतीश कुमार से जो आगे उम्मीद की जा रही थी वो बिल्कुल अब उनके पार्टी के नेताओं को मायूसी लगी है। ये मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ इससे आगे ही आरजेडी का दफ्तर और इसमें साफ लिखा हुआ है 2024 देश मांगे नीतीश। यानी कि अब जो उनकी संभावनाएं थी इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद वो खत्म हो चुकी है। अब उन्हें लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनकी पार्टी के नेता जो है बिल्कुल मायूस दिख रहे हैं। आज सुबह से जितने नेताओं से बात हुई है कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उत्साहित हो। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है तो ये बात तो ज़रूर है कि जैसे बिहार में पहले से ही महागठबंधन है,
यहाँ कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेडीयू और लेफ्ट पार्टीज़ हैं, तो सीटों के बंटवारे पर देखने में साफ साफ लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन लोकसभा में कई ऐसे सीटें हैं जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार थे, पिछली बार वो हारे थे, और जेडीयू के उम्मीदवार हैं, कई उम्मीदवार बदले जाएंगे। कौन सी सीट इसी वजह से तो मुश्किल आएगी ना, यही वो पेच है ना जो फंस रहे हैं। और इस वक्त क्या कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जरा सुनाते हैं। रूल्स ऐसा है कि जब सदन चलता है, when the house is running, they should not make any policy statement or anything. Major statement he should not make outside. But इसके धज्जे उड़ाए जा रहे रूल्स के, रेगुलेशन के। They are speaking outside. आज हमने लोकसभा में जो हमारे नेता थे पार्टी के, हम जो घटनाएं घटी है यहाँ पर उस पर बोलना चाहते थे, लेकिन हमसे भी पहले चेयरमैन साहब ने अपनी बात रखने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरा जो अपमान हुआ है वो मेरे जाति और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे सीख देते हुए, नसीहत देते हुए राज्यसभा के सभापति को कि उन्हें पूरे मामले को जातिवाद का रंग नहीं देना चाहिए था, ये कहकर कि उनका अपमान मतलब पूरी एक जाति का अपमान हो गया। और इसके लिए उन्होंने कहा कि फिर तो मैं ये कह सकता हूं, मैं यहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मैं दलित समाज से आता हूं, कि मुझे सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा, तो क्या मतलब ये दलितों का अपमान हो गया क्या? इस तरीके की नसीहत दी जा रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जगदीप धनखड़ को। तो देखिए, जो इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन जिसकी चौथी बैठक कल दिल्ली में हुई है, राज्यों में पेच है, इंडिया गठबंधन में कैसे बटेगी सीटें, यही वो सबसे बड़ा सवाल है। बिहार और महाराष्ट्र, ईस्ट और वेस्ट को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। यहां पर गठबंधन में नए साथी जो कांग्रेस के साथ आए हैं, यहां पर भी मामला अटकेगा? देखिए, मामला हर जगह अटकेगा अगर नीयत साफ नहीं होगी। गठबंधन का रोमाना एक धर्म होता है और उसकी क्लासिक एग्जाम्पल ज्योति बसु ने 32 साल पश्चिम बंगाल में दिखाया। कभी भी उसने ये नहीं कहा कि सीपीएम की सरकार, वाम मोर्चे की सरकार, और उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी जैसी छोटी सी पार्टियां, उनको भी जो उनका शेयर था वो मिलता था। कांग्रेस पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक लव्स कोalition को डाइजेस्ट नहीं कर पाई है। और नतीजा भी आपने देखा जो विधानसभा चुनाव हुए कि एक भी सीट हम किसी एलआई को नहीं देंगे, उसका नतीजा देख लिया। अगर यही रहना है नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की विधानसभा चुनाव वाली, क्योंकि मुझे लगता है रामकृपाल जी को आना चाहिए। वो एक मोमेंटम जो बनता हुआ नजर आ रहा था कि साहब जून में पहली बैठक हो रही है, फिर जुलाई में बैठक, फिर अगस्त सितंबर में बैठक, लेकिन जैसे ही वो विधानसभा चुनाव आया और उसमें एक तरफ से अखिलेश वखिलेश, दूसरी तरफ से अरे चिरकुट नेता, तो मामला वो पूरा का पूरा हवा निकालने वाला साबित हुआ इस गठबंधन के लिए। देखिए रोमाना जी, दो चीजें थी। कांग्रेस जानती थी कि विधानसभा में उसके लिए चांसेस हैं अकेले लड़ने के। वो ऑब्वियस है कि जैसे पिछली बार भी जीती थी, लेकिन लोकसभा के लिए कांग्रेस मान रही थी कि लोकसभा हम कमज़ोर हैं। अभी आपके आशीष जी ने जो बात कही कि भाई सब लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि कांग्रेस को एकोमोडेट करना है, हकीकत ये है कि कांग्रेस के पास बचा क्या है जो कांग्रेस लोकसभा में एकोमोडेट करेगी। मैं आपको अंकगणित बता दूं, तमिलनाडु, केरल और पंजाब, ये 3 राज्य मिलाकर के कांग्रेस जो है 31 सीट जीती थी पिछली बार। बिल्कुल। और उसके अलावा पूरे देश में 382 सीटों में से सिर्फ 21 सीट जीती थी कांग्रेस। अब आप बताइए, 382 में जो पार्टी सिर्फ 21 सीट जीती थी वो क्या दे देगी? 21 सीट भी दे दे, उसको कांग्रेस के पास देने के लिए है क्या? कांग्रेस इस समय लोकसभा के रूप में, जिसको हम कहते हैं कि वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की आखिरी पंक्ति है, उसके पास देने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है।
और पाने के लिए राज्यों से बहुत कुछ है। सवाल इस बात का है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र यहाँ मिलाकर के 210 सीटें होती हैं, और अगर पंजाब को भी जोड़ लीजिए तो 223। इस 223 सीट में कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाई है? और अगर इस 223 में से कांग्रेस को 100, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 100 सीट लड़ने को नहीं देंगे तो 50 सीट जीतेगी नहीं। अगर मैं ये कहता हूँ कि स्ट्राइक रेट 50% बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर, बताते हैं दर्शकों को। इंडिया गठबंधन को लेकर पंजाब से बड़ी खबर है। वहां कांग्रेस के नेता है परगट सिंह, उनका बयान आया है, पंजाब में गठबंधन नहीं हो सकता, ये परगट सिंह कह रहे हैं। मेरा स्टैंड पूरी तरह क्लियर है, ये परगट सिंह का कहना है। आपको बता दें, दिल्ली में कल विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिसमें ये लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा। लेकिन अब परगट सिंह का ये बयान, और इस बयान को आपको सुनने से पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि पंजाब की स्थिति क्या है। पंजाब में सत्ता आम आदमी पार्टी के पास और मुख्य विपक्षी दल पंजाब में कांग्रेस पार्टी। मतलब यहां पंजाब की स्थिति ये है कि यहां आर पार जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही है। सुनिए जरा। देखिए, देखो अलायंस की बात कोई बुरी नहीं है, लेकिन जो पंजाब की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से पंजाब में एटलीस्ट अलायंस नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो मैंडेट पंजाब के लोगों ने दिया है वो है हमें ओपोजिशन का मैंडेट। और दूसरी बात, अगर इसको लॉजिकल देखना हो, क्योंकि बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है, अगर चौथे नंबर की पार्टी से पहले और दूसरे नंबर की पार्टी मिलकर लड़े तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत सी स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि जो लोकल उनकी पार्टी है वो कांग्रेस भी वहाँ लड़ रही है और वो लोकल भी लड़ रही है, और जो भी जीत के आएगा वो इंडिया ब्लॉक में ही कंट्रीब्यूट करेगा। और मेरा ख्याल है कि कांग्रेस को बिल्कुल पंजाब में अलायंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे पार्टी का नुकसान भी होगा। तो परगट सिंह कांग्रेस के नेता को आप सुन रहे थे। मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सचिन, कुल मिलाकर पंजाब को लेकर परगट सिंह का जो एनालिसिस है, अगर उसी पर चर्चा की जाए तो उससे तो यही मैसेज जाता है कि साहब, अगर अभी की जो स्थिति है आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, ये है पंजाब का पॉलिटिकल लैंडस्केप, और इसमें अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाती है तो फिर तो आप थाली में सजाकर जो विपक्ष की स्पेस है वो बीजेपी और अकालियों को परोस रहे हैं। यही पॉलिटिकल मैसेजिंग यहां पर परगट सिंह की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली परगट सिंह का जो मैसेज है वो यही है कि अगर हम मेन जो रूलिंग पार्टी और मेन अपोजिशन अगर अलायंस करते हैं तो हम शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी, जो दरअसल अब छोटी पार्टियां हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से पंजाब में, तो उनके लिए हम एक स्पेस जो है वो क्रिएट कर देंगे, जो परगट सिंह की जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो है बोल रही है। और परगट सिंह जो बोल रहे हैं वो परगट सिंह अकेले नहीं हैं, वो कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो हैं पंजाब के, वो यही बोल रहे हैं कि अलायंस जो है पंजाब में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेज पे आना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के लिए संभव नहीं है पंजाब में। खासकर जब से आम आदमी पार्टी सरकार बनी है तब से जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं भ्रष्टाचार के, कांग्रेस लगातार इल्जाम लगाती रही है कि पॉलिटिकल जो है विच हंट पंजाब में हो रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार इल्जाम लगाती रही है कि कांग्रेस की सरकार के वक्त जो है भ्रष्टाचार हुआ है। तो अगर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इकट्ठे आती हैं पंजाब में, तो क्या राजनीतिक मैसेज जो है, राजनीतिक संदेश जो है पंजाब के लोगों को जाएगा? ये परगट सिंह और उनकी सोच के जो लोग हैं कांग्रेस में ये साफ साफ जो है कह रहे हैं। और इनके साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, स्पेस विपक्ष वाली वो थाल में परोसकर बीजेपी और अकालियों को नहीं देनी चाहिए, ये एक मैसेजिंग। लेकिन सवाल यहां पर अब ये बड़ा हो जाता है कि साहब, ये जो पॉलिटिकल एक्यूमन आप कह सकते हैं, अगर देखना चाहें इसको, तो दिखाया जा रहा है परगट सिंह की तरफ से, अगर इस पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ जाती है तो फिर वो बिग मैसेज, वो बड़ा संदेश इस पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर किया जाएगा, क्योंकि यहां लड़ाई तो बड़ी है और लड़ाई तो 24 के लिहाज से है ना। इंडिया गठबंधन की कल बैठक हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर यह तय पाया गया है 15 जनवरी तक मामले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन राज्यों में इतने पेंच, इंडिया में कैसे बटेंगी सीटें, यही वो फॉर्मूला जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। वीरेश हमारे साथ मौजूद है और उत्तर प्रदेश पे मामला कहां अटकता हुआ नजर आ रहा है वीरेश इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी नहीं शोभती, न बसपा को
सपा शोभती है, एक दूसरे को कहीं यहाँ कोई शोभा नहीं देता, क्योंकि जो कांग्रेस है इसी का सब कुछ बसपा ने भी खाया, इसी का सब कुछ समाजवादी पार्टी ने भी खाया। तो ये अंदर से बहुत दुखी आत्मा है, इसलिए ऊपर से तो ये पूरा पोत पात के दिखा रहे हैं कि हम एक हैं, लेकिन इनकी आत्मा, इनकी अंतरात्मा मिलती नहीं है। ये सबसे बड़ा पेच है। और इस लिहाज से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बसपा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। हमारा जो भी गठबंधन 19 में हुआ था उससे हमें नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी के वोटर्स ने हमें वोट नहीं किया, हम 10 सीटें अपने बदौलत जीते। हमारे जो मतदाता थे उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताया, 5 सीट समाजवादी पार्टी पाई। कांग्रेस का भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन 17 में हुआ, 2 लड़कों की जोड़ी रही, बुरी तरीके से फेल हो गई। अब अखिलेश यादव को लगता है कि हमने समर्थन नहीं दिया होता, गठबंधन नहीं किया होता तो हम बेहतर स्थिति में होते। तो जब मन और आत्मा नहीं मिल रहा है, नीतीश कुमार और लालू यादव के दबाव में कोई गठबंधन होने जा रहा है, तो ये गठबंधन बेमेल खिचड़ी है। यहां तो अपने यूपी में कहा जाता है कि सैया हमहू राजकुमार। ये जो गठबंधन है यहां सभी राजकुमार बनना चाहते हैं। जिसने स्वयंवर की तैयारी की उसी दूल्हे नीतीश कुमार को बाहर कर दिया गया और अब नया दूल्हा प्रपोज कर दिया गया। देसी अंदाज में आपने उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है इंडिया गठबंधन को लेकर वो बयां की है। बहुत शुक्रिया आपका विरेश। मुझे लगता है जल्दी से जरा आना चाहिए अभिज्ञान जी को। ये यूपी के अंदर आपको क्या लग रहा है कि मामला कैसे सुलझेगा? क्योंकि हाथ जो है वो इस चक्कर में है कि किसी तरीके से हाथी साथ आ जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो बज़िद है कि नहीं, अगर बीएसपी को साथ ले लिया कांग्रेस ने फिर हमको तो आप अलग ही मानिए। देखिए, पहली बात यह है कि ये जो विरेश साहब ने बढ़िया लाइन इस्तेमाल की, मन और दिल, तो राजनीति में ना कोई मन होता है ना कोई दिल होता है। सबसे अहम चीज होती है मौका परस्ती। अंग्रेजी में कहावत है, पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। दूसरी चीज सब लोग समझे यूपी के बारे में। देखिए, यूपी में कोई हैसियत कांग्रेस की है ही नहीं 1989 ऑनवर्ड्स। तो बिला मतलब ये ना 4 लोग हैं कांग्रेस में, 4 खेमों में बटे हुए, तो बिना मतलब कांग्रेस को वहाँ उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रियंका गांधी टाइप का पॉलिटिकल टूरिज्म बंद होना चाहिए यूपी के। अमेठी आप हार चुके हैं राहुल गांधी, तो कांग्रेस की औकात है तो अपनी पहले औकात पे आए। अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी की, जिसकी परफॉर्मेंस भी रही, गवर्नमेंट भी रही, लेकिन आज उसकी औकात उससे भी ज्यादा खराब है कांग्रेस से। तो 2 औकातलेस पार्टियां जो है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अगर नेगोशिएटर बनना चाहती हैं तो ये मेरे लिए बहुत हास्यास्पद है। कोई अगर प्लेयर है यूपी में इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है वर्सेस द बीजेपी। सो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्लेयर, यू डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द फेंस सिटर्स। तो ये फेंस सिटर्स की सियासत मेरी समझ के बाहर है। और कांग्रेस पार्टी 2017 जिसका जिक्र अभी विरेश भी कर रहे थे कि ये 2 लड़कों की जोड़ी तो तब भी बनी थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, लेकिन ये तो कोई कमाल कर नहीं पाया था विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश, तो यहां तो चुनौती बड़ी फिलहाल नजर आ रही है। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग को जल्द फाइनल करने पर सहमति बन गई है, लेकिन बैठक में एक सबसे दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है और वो ये कि गठबंधन का चेहरा, उस पर भी चर्चा हुई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया, जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दिया गया। हालांकि खड़गे ने कहा कि पहले जीत कर आना प्रायोरिटी है, पीएम कौन बनेगा ये तो बाद में तय करेंगे। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे।
तो नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का जो इंडिया गठबंधन की बैठक में सामने आया। हालांकि खड़गे ने किस तरीके से साफ कर दिया कि पहले जीतना जरूरी है, उसके बाद इस सब मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि साहब 24 का चुनाव, और जहां इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ब्रांड मोदी की है, तो उसी को लेकर सवाल आपके सामने, ब्रांड मोदी की काट, इंडिया का दलित कार्ड। रामकृपाल जी आना चाह रहे हैं। रोमाना जी, अभी तक कांग्रेस की बात हो रही थी कि हाँ कांग्रेस किस तरह से, कल का खड़गे का नाम लिया जाना, ये कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस आज इतनी मजबूर हो गई कि कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये क्षेत्रीय पार्टियां तय कर रही हैं। अगर तय ही करना था तो कहा यह जाता कि कांग्रेस लीड करे, उसका नेता कौन है ये कांग्रेस तय करे। मतलब कल जो आपने किया वो साफ साफ उसका मैसेज है कि राहुल गांधी विल नॉट प्रूव अ सेट। सो अगर कोई छतरी के रूप में आना चाहता है, ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ही नेता कोई होगा जो केंद्र में 5 साल स्थायित्व दे सकता है। दूसरा कोई रीजनल पार्टी अगर आती है तो नहीं। सवाल हम लेकर आए हैं, अभिज्ञान जी के पास आना चाहती हूँ कि सर ये ब्रांड मोदी की काट और इंडिया गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे मतलब दलित, तो मतलब ब्रांड मोदी की काट में इंडिया का ये दलित कार्ड। देखिए रामकृपाल जी ने बहुत वैलिड पॉइंट रखा, एकदम क्लियर पॉलिटिकल सिनेरियो है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक साइड पर है बीजेपी 1 to 11, 10 भी नहीं, ब्रांड मोदी, ठीक है, मोदी की गारंटी। दूसरी तरफ देश जानना चाहता है, मैंने एक दिन और कहा था कि भाई विकल्प क्या है। विकल्प एक मिनट सुन लीजिए जल्दी से, 2 ही फॉर्मेट में इस वक्त दिया जा सकता है देश को, या तो एक सीधे तौर पर चेहरा डिक्लेयर हो, चाहे वो रीजनल पार्टीज के दबाव में कांग्रेस का चेहरा हो, या एक कॉम्पोजिशन, जो इंडिया गठबंधन है एक कॉम्पोजिशन हो और उसका एक लीडर डिक्लेयर हो। तो ये जो असमंजस अभी खड़गे साहब कह रहे थे कि हम लोग बाद में तय करेंगे, ना, आपको एकदम क्लियर कट ऑल्टरनेटिव बताना पड़ेगा। इफ इट इज खड़गे, लेट इट बी खड़गे, और अगर नहीं है तो क्लियरली बोलिए कि ये गठबंधन बगैर किसी नेता के चुनाव लड़ेगा और ये गठबंधन विल टेक ऑन द एनडीए एज अ पॉलिटिकल कॉम्पोजिशन कॉल इंडिया। अगर ये लोग रत्ती भर भी इसमें कंफ्यूजन करेंगे और इधर से अर्गट परगट टाइप के बयान आएंगे और ये सब होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि एवरी मिनट दे विल लूज देयर चांसेस। ठीक है, चेहरा आगे करना जरूरी है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आपके पास नंबर नहीं है, जो खड़गे साहब ने खुद स्वीकार किया है, एक हास्यास्पद स्थिति बनाता है कि साहब हमने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया है। ये हास्यास्पद इसलिए भी है क्योंकि सब जानते हैं कि एक कांग्रेस में तय करने वाली चीजें कुछ होती हैं, जब नंबर ही नहीं होंगे तो उस चेहरे का फायदा क्या है। ये संकट सबसे बड़ा, और नंबर के लिए क्या आपने कांग्रेस को इतना हक दिया कि वो कुछ बड़े नंबर लाने में समर्थ हो? क्या वो 100-150 के आसपास नंबर लाने में इस तरीके की तैयारी आप लोग सभी विपक्षी दल कर रहे हैं कि उनको इतनी सीटें दे दी जाए, इतनी मजबूती दे दी जाए कि 100-150 हो जाए, तब खड़गे का नाम तो समझ में आता है। अदरवाइज 40-50 पे खड़गे कहाँ से हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? ये इत्तेफाक की बात है क्योंकि आप लोग सभी मेरे शो में आते हैं, 12 से 2 पॉलिटिकल शो। कल आप में से कोई नहीं था, चारों में से अलग पैनल था हमारे साथ पत्रकारों का, और कल इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी। तो कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमारा सवाल चेहरे को लेकर संयोजक के तौर पर था, और उस संयोजक के लिए यहाँ जो मेहमान थे, जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उनकी तरफ से एक नाम जो बार बार सामने रखा जा रहा था वो मल्लिकार्जुन खड़गे का ही था। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे वो नाम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो विपक्षी, 10 सेकंड के लिए ऐड करूंगा, इसीलिए मैंने कहा कि या तो आप अपने कॉम्पोजिशन के नेता का नाम बता दीजिए, और या आप नहीं तो स्पष्ट करके, जैसे उन्होंने कहा कि नंबर्स ही नहीं है, या स्पष्ट करके अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। संयोजक के तौर पर, संयोजक सेकंड और लूंगा कि मतलब इसको खड़गे जी का नाम आपने जिस तरीके से लिया वो ही एक आपत्तिजनक और डाइवर्ट करने वाला है। ये संयोजक के तौर में तो ठीक था, बिल्कुल सही है। कुर्बान अली साहब, सूत न कपास जुलाई से लट्ठम। ये अभी कहाँ तय होने वाला है? देखिए 96 की मिसाल हमारे सामने है, 77 की मिसाल हमारे सामने है, जनता पार्टी का इतना प्रचंड बहुमत, और ये तय नहीं था कि कौन प्रधानमंत्री होगा।
तो प्रधानमंत्री ये गलत परंपरा है, ये मोदी ब्रांड चला है इस देश में, ये सही नहीं है, ये इस देश की राजनीति का हिस्सा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी संसदीय जो प्रणाली है जो हमने वेस्टमिनिस्टर से ली है उसमें यही होता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर तय करती है। और अब ये होने लगा कि नहीं साहब हाईकमान आ गया, अब तो परिवार आ गया। लेकिन हाँ, इससे इस बहस के चलते हुए इनर कंट्राडिक्शन और उभरेंगे। नीतीश कुमार साहब का कल चेहरा उतर गया, कांग्रेस के अंदर ये बात हो गई कि साहब ये कौन होते हैं अपोजिशन के लोग, दूसरे हमारे पार्टनर हमको ये बताने वाले। तो ये सब ज़्यादा से इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सीट एडजस्टमेंट हो, और जब तक एक आप वायबल ऑल्टरनेटिव बीजेपी को नहीं देंगे कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक, तब तक कोई बात बनेगी नहीं। मुझे जल्दी से जरा रुक करना होगा, हमारे सहयोगी आ रही हूँ सर, जैनेंद्र जो हैं उनके साथ इस वक्त जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी साहब, वो मौजूद हैं। जैनेंद्र का रुख करते हैं और जरा जैनेंद्र से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की कल बैठक, उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो ममता बनर्जी की तरफ से आगे बढ़ाया जाता है, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल करते हैं, तो क्या बेहतर रणनीति ये नहीं होती कि पहले एक संयोजक को लेकर सहमति बना ली जाए? क्योंकि सीधे आप पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर जब बात करते हैं तो फिर उसको लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं और कुछ लोग तो मजाक भी बनाते हैं। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, वो भी पीएम उम्मीदवारी के तौर पर, पहली बात तो ये ममता बनर्जी ने खुद अपने स्टैंड में 180 डिग्री का यू टर्न लिया। एक दिन पहले ही पत्रकारों के साथ वार्ता में उन्होंने खुद कहा था कि चुनाव से पहले पीएम का चेहरा तय नहीं होना चाहिए, और खुद अगले दिन ही बैठक में खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया। क्या ये नीतीश कुमार के लिए झटका है? क्या वो नाराज हैं, या जेडीयू कैसे लेती है इस बात को? केसी त्यागी जी से बेहतर और कौन बता सकता है? ये बताइए, खड़गे जी का चेहरा जो ममता बनर्जी ने प्रपोज किया, केजरीवाल ने समर्थन किया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है जेडीयू की, आपकी? और जो खबरें चल रही है कि नीतीश जी इस बात से नाराज है, उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप साफ करें स्थिति। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन के जन्मदाता हैं। याद करो, 1 साल पहले ममता बनर्जी, बीआरएस के हेड चंद्रशेखर राव, केजरीवाल जी और अखिलेश यादव जी तीसरा मोर्चा बना रहे थे। पिछले वर्ष सितंबर में जब देवीलाल जी की जन्मशती पर हम इकट्ठा हुए थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हिसार में, उसके बाद ही नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि कोई तीसरा मोर्चा नहीं हो, कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर कोई भी गठबंधन नहीं बन सकता है, कोई भी स्थायी चीज़ नहीं हो सकती है। हम सोनिया जी से मिलते रहे, राहुल जी से मिलते रहे, यद्यपि गठन की इंडिया गठबंधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी गति से चली, जिसको लेकर के कई बार हम लोगों ने अफसोस भी जाहिर किया। अभी भी मुंबई की बैठक के 3.5 महीने बाद हम मिल रहे हैं, तो हमारा शिकायत नहीं है, हमारी इच्छा है, प्रबल इच्छा रहती है कि मीटिंगें जल्द जल्द हो करके भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले की रणनीति बनाई जाए। हमारा लंबा समय भाजपा के साथ भी गुजरा है, उनकी संगठन क्षमता, उनके संगठन का स्वरूप, उनके पास साधन जिस तरह से हैं, उसका मुकाबला करने के लिए। सर, मैं खड़गे जी के चेहरे का जो प्रस्ताव किया गया उस सवाल पर लाना चाहता हूं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या मानते हैं? ये जब नीतीश कुमार जी के नाम की चर्चा कई लोग चलाते थे, तब ये तय हुआ था कि कोई भी नाम तय नहीं हुआ। याद करो आप, मुंबई बैठक का सार्वजनिक तौर पर फैसला हुआ है वहाँ पर कि किसी का नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। 272 का मैजिक नंबर प्राप्त करने के बाद तय होगा। ऑफिशियल स्टैंड तो यही है इंडिया अलायंस का, लेकिन ममता बनर्जी ने जो मीटिंग में कल प्रपोज किया, उसके पीछे आपको क्या रणनीति नजर आती है ममता बनर्जी? अब 4 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता सदन हैं वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी तानाशाह हैं। अब उनके बदले हुए रुख के बारे में तो आप उन्हीं से जानिए, ये उनका व्यक्तिगत राय है, ये इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। किसी के भी नाम पर सर्वानुमति ना बनी है और ये चुनाव के बाद तय। क्या आप लोग हैरान हैं ममता बनर्जी के इस रुख से? नहीं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो गठबंधन की नेता हैं। लेकिन 2 दिन पहले ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि गठबंधन का कोई चेहरा नहीं। एक दिन पहले ही दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक तौर पर और केजरीवाल जी से मुलाकात के बाद।
क्या लगता है फिर ये ममता बनर्जी और केजरीवाल ने क्या आपस में बात करके खरगे का नाम प्रपोज कर दिया, नीतीश कुमार को पीछे कर दिया? नहीं, मैं इस तरह के वक्तव्य पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जनता दल यूनाइटेड इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है और हम चाहते हैं सब चीज़ें मजबूती के साथ। तो बात है सर कि पीएम का चेहरा तो बाद की बात है, पहले तो संयोजक एक होना चाहिए। इतने 6 महीने लगभग होने वाले हैं इस अलायंस की कवायद को, 4 बैठकें हो चुकी हैं, कोई संयोजक नहीं। आपको लगता है संयोजक होना चाहिए? शिवसेना ने भी संपादकीय लिख करके ये मांग की थी, इंडिया का संयोजक हो, ये आप चाहते हैं कोई? देखिए, जब संयोजक के लिए हम कहते हैं तो कई साथी सोचते हैं कि शायद हम नीतीश कुमार जी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी और हम इस तरह की किसी राजनीति का ना हिस्सा हैं। हम खुद मानते हैं कि उन्होंने पिछले दिनों जब सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का आंदोलन तेज किया, जब जातिगत जनगणना को सार्वजनिक किया, जब 50% का उन्होंने रिजर्वेशन से कैप हटाया, समूचे देश में उनकी मीटिंगों की बाढ़ आ गई कि हमारे यहाँ आइए और बैठक कीजिए। लेकिन इंडिया की गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोगों ने किसी भी राज्य में जाकर के कोई कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन अब अगले वर्ष से हम कई जगहों पर सभा जरूर करेंगे। तो वो इंडिया के बैनर तले या जेडीयू के बैनर? दोनों। अगर इंडिया का गठबंधन शामिल होगा तो बहुत स्वागत है, वरना जन जागरण का काम हम जनता दल यूनाइटेड के बैनर के नीचे भी करेंगे। बड़ी खबर दे रहे हैं आप, कब से ये शुरुआत हो रही है नीतीश कुमार द्वारा ये सब? अगले वर्ष में हम लोग झारखंड से इसकी शुरुआत करेंगे। और सर, जो नीतीश जी की नाराजगी की खबरें हैं, आपकी बात हुई हो इस सिलसिले में, या आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश जी नाराज हैं जैसी खबरें मीडिया के एक सेक्शन में चलाने की कोशिश हो? कुछ इंटरेस्टेड लोग जानबूझ करके नीतीश कुमार जी की नकारात्मक छवि मीडिया में पेश करना चाहते हैं। ठीक है, ये उसी का नतीजा है। ठीक है, नीतीश जी प्रसन्न हैं जी, वो प्रफुल्लित हैं जी, और इंडिया गठबंधन के लिए उनका बाकी समय समर्पित है। बिल्कुल। जयेंद्र, और एक नाम भी पूछ लीजिए, संयोजक के लिए किसको फिट मानते हैं? अगर नीतीश कुमार नहीं तो और कौन कौन से नाम जो सुझा सकते हैं त्यागी जी? बिल्कुल, रोमाना जी का सवाल है कि नीतीश नहीं तो संयोजक के तौर पर और कौन कौन से नाम आप सुझा सकते हैं? नहीं, हम किसी का नाम नहीं सुझा रहे हैं, लेकिन संयोजक हो, यद्यपि पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी संयोजन का काम कर ही रही है। ये बैठक की तारीख उन्होंने तय की, मुंबई की बैठक की तारीख उन्होंने तय की थी, इसलिए हम किसी का नाम नहीं सुझा रहे। अब सबकी नजरें 29 तारीख पर टिक गई हैं सर, जब जेडीयू की बड़ी बैठक आप लोगों ने बुलाई है। पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, अब राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। बिहार से लेकर के पटना से लेकर दिल्ली तक ये कयास लग रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला, नीतीश जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आप? इंडिया की बैठक से 1 महीने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक तय हो गई थी। जो राजनीति के संगठनात्मक मामलों में रुचि रखते हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि पिछले 6 महीने से, बल्कि और भी शायद इससे अधिक समय हो गया, हमारी पार्टी की बैठक नहीं हुई है। नियम अनुसार 3 महीने 4 महीने के अंतराल से होती है। चौंकाने वाली बात नहीं है आप ये? नहीं, जो चौंकना चाहते हैं वो चौंक जाए, लेकिन चौंकाने जैसी इसलिए नहीं है जी कि इंडिया गठबंधन की बैठक की तारीख तय होने से 1 महीने पहले। चलिए जयेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बातचीत कराने के लिए केसी त्यागी जी से। तो कुल मिलाकर केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में संयोजक होना चाहिए। हम इस बात पर अपनी कायम है, और संयोजक की बात अगर जेडीयू करता है तो फिर इस बात को जोड़ दिया जाता है कि साहब हम चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बने। नाम कोई नहीं सुझा रहे हैं, और साथ ही साथ पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर जो ममता बनर्जी की तरफ से नाम आगे किया गया है, उस पर केसी त्यागी ने अपना स्टैंड साफ किया, और उनका कहना था पूरे गठबंधन का यूनाइटेड स्टैंड यही है कि पहले वो जादुई आंकड़ा 2024 में 272 वाला हासिल हो जाए, उसके बाद ही पीएम उम्मीदवार कौन, इसको लेकर चर्चा होगी। ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर एक के बाद एक सवालों की फहरिस्त आपके सामने है। जल्दी से सवाल ले आइए। केसी त्यागी को आप सुन रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जिनकी तरफ से साफ किया गया कि पीएम उम्मीदवार के तौर पर फिलहाल किसी का नाम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर सहमति है कि पहले जादुई आंकड़ा मिल जाए, जीत का आंकड़ा, उसके बाद ही उम्मीदवार का चेहरा उसको आगे किया जाएगा। ऐसे में संयोजक पर बात हो, यह भी केसी त्यागी की तरफ से कहा गया, नाम सामने आए, लेकिन नीतीश को लेकर अभी भी सस्पेंस है। क्या माना जाए कुछ, नीतीश खाली हाथ रह गए?
नीतीश का तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में अब चैप्टर लगभग क्लोज की ओर पे है, क्योंकि उनको जो है मिलना क्या ये भी देख लीजिए। बिहार की 42 सीटों में जनता दल यू पहले बांटा करती थी सीटें, अब आरजेडी सीटें बांटेगी, और उनको क्या पिछली बार की तरीके से उतनी सीटें लड़ने को मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है, और उसके बाद फिर जीत की संभावनाओं को देखा जाएगा। तो जो पार्टी फिर सिंगल डिजिट में आने की आशंका होगी, मैं आशंका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके लिए कहाँ से कितनी कोशिश हो सकती है। नीतीश संयोजक के पद पर तो ठीक हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, मेल मिलाप करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद पद को, प्रधानमंत्री को लेकर के मुझे इसकी कोई संभावना नहीं आती। फिलहाल तो संयोजक पद को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर मामला अभी नहीं सुलझा, पेच फंसा हुआ है। संयोजक को लेकर अभी कोई नाम सामने नहीं आ पा रहा है, और इस सब के बीच जेडीयू के नेता केसी त्यागी को आप सुन रहे थे, और कुल मिलाकर तस्वीर ये है रामकृपाल जी की नीतीश खाली हाथ। देखिए, केसी भाई का जो दर्द झलका है बिल्कुल सही है। थोड़ा हम लोगों को याद करना चाहिए कि ये पूरी मुहिम की पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर के लड़े नीतीश कुमार ने शुरू किया था। निश्चित तौर पर उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया, काफ़ी रणनीति की, और याद कीजिए जितनी मीटिंगें थी, और नीतीश ने कहा भी था कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, कम से कम उन्होंने ये कहा था। लेकिन देखिए कैसे हुआ, जैसे जैसे मीटिंग होती गई, 1-2 मीटिंग के बाद पूरा चुपचाप कांग्रेस ने इसको हाईजैक कर लिया, जो अभी केसी भाई कह रहे थे। अब वो क्या हुआ कि जो नहीं चाहते थे वो हो गया। हालांकि नीतीश कोई कांग्रेस के भी खिलाफ नहीं थे। याद कीजिए कि पटना में जब मीटिंग हो रही थी तो नीतीश जी किसी को अगर लेने गए थे एयरपोर्ट पर, सिर्फ राहुल जी को लेने गए थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि आप संयोजक नहीं चुन रहे हैं, और सारी जितनी मीटिंगें हैं वो पर्दे के पीछे से कांग्रेस तय कर रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। एक क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के भीतर के कैंडिडेट को चुन रही है, और वो क्षेत्रीय पार्टी जिसका जिक्र केसी त्यागी ने इस रूप में किया कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो इस चक्कर में थी कि किसी तरीके से कांग्रेस से अलग एक तीसरा मोर्चा बना लिया जाए। जिन नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का कुनबा जुटाने में अहम भूमिका निभाई, जो सूत्रधार की भूमिका में इस इंडिया गठबंधन के लिए नजर आए, इस गठबंधन में अब उनकी भूमिका को लेकर ही तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्या नीतीश कुमार हाशिए पर चले गए हैं? ये बड़ा सवाल, और ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने केजरीवाल की मदद से इंडिया गठबंधन के चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया। हालांकि उस पर कोई फैसला भी नहीं हुआ है, लेकिन नाम तो उछाल ही दिया गया है। नीतीश जी, आप संयोजक बनेंगे? सर, आप संयोजक बनेंगे? आपको पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं जेडीयू के लोग, आप चाहते हैं सर? तो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर अब उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो किस रूप में तंज कस रहे हैं, जरा ये भी देखिए। ये सब व्यूह रचना है। लाक्षागिरी था ना पांडव के लिए, उसी तरह से ये राहुल जी के लिए लाक्षागिरी है। लाक्षागिरी में राहुल जी अब निकलेंगे कैसे, उसकी योजना। मेरे मुख्यमंत्री सपने देखने में किसी से कमजोर नहीं है, और उनकी ख्वाहिशें, उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हावी हैं कि वो किसी स्तर तक जा सकते हैं। देश को नीतीश चाहिए भाई, प्रदेश को भी नीतीश जी नहीं चाहिए। आपके प्रदेश के लोग आपको नकार चुके हैं। मेरे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ जाएं तो ये खुद अपनी सीट बिहार से नहीं जीत पाएंगे। इनकी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ जाए तो खाता तक नहीं खोल पाएगी। इनको विपक्ष का चेहरा बनना है। हकीकत है, जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया उनको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करना। सबको इकट्ठा किया उन्होंने, तो उनका उद्देश्य एक ही था कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आइए, और उन्होंने करके दिखाया। उस समय सब जगह गए, पर्सनली उन्हीं का सारा इनिशिएटिव था। तो वो उम्मीद करते हैं, या जदयू उम्मीद करती है कि जो भी इंडिया गठबंधन बना है उसमें जो फैसले हो, डिसीजन हो, थोड़ा फास्ट पेस पे हो। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है वो किसी भी पोस्ट के लिए वो दावेदार नहीं। तो ये अलग अलग बोल आप सुन रहे थे, और इस सब के बीच चिराग पासवान, उनकी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है उसमें वो ये कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार तो नाराज हो गए। चिराग पासवान का बयान मैं आपको बताती हूँ। खड़गे का नाम सुनते ही नीतीश नाराज हुए, ये दावा चिराग पासवान कर रहे हैं।
चिराग पासवान नीतीश को लेकर दावा कर रहे हैं कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी की तरफ से नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का आगे किया गया, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से उस पर सहमति जता दी, इससे नीतीश नाराज हो गए और वो तो बैठक से ही बाहर निकल गए। सुनिए। आपने भी देखा होगा कि कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चर्चा हुई है इस बैठक में। अब क्या कहेंगे कि चेहरा जो लगातार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि चेहरा कौन होगा? खड़गे हो सकते हैं? भाई नाम पे क्यों नहीं हो सकते, होना भी चाहिए, पर नाम पे चर्चा होते ही जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री की नाराजगी की खबरें सामने आई, और ये बहुत स्वाभाविक है, और मैं पूर्णतः मानता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री खड़गे जी का नाम सुनकर तो जरूर नाराज हुए होंगे, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री की अनुसूचित जाति विरोधी सोच एक लंबे समय से रही है, जिसका प्रमुखता से जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव के दौरान भी किया कि किस तरीके से मेरे नेता को उन्होंने अपमानित करने का काम किया, किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को विधानसभा में उन्होंने अपशब्द बोलने का उन्होंने काम किया, क्योंकि मुख्यमंत्री को कि ये दलित विरोधी सोच, उनकी ये मानसिकता कि कोई अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति आगे ना बढ़ जाए, इसीलिए कल जैसे ही खड़गे जी का नाम सामने आया होगा तो मेरे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तिलमिलाए होंगे, और इसीलिए बैठक को छोड़कर आने की जो खबरें उनके सामने आ रही हैं वो पूर्णतः सही है। वो अपने से आगे किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। वो चाहते थे कि वो संयोजक बने, वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। अब जब उनके नाम की चर्चा तक नहीं हो रही है, तो जब बिहार की जनता का विश्वास आपके ऊपर नहीं है, तो विपक्षी घटक दलों का विश्वास आपके ऊपर क्यों होगा? लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली 29 तारीख को, क्या लग रहा है, क्या कुछ करने वाले हैं क्या? भाई प्रयास में है किसी तरीके से बुझती हुई लौ को किसी भी तरीके से घी तेल डाल के बस उसको जीवित करके रखा जाए, पर ये अब लॉ इनकी बहुत ज्यादा दिनों तक जगने वाली। फैसला तो नहीं लेने जा रहा है। क्या फैसला लेंगे? इनके पास विकल्प कितने हैं? बस वही पाला बदलने की धमकी दे सकते हैं विपक्ष को, और क्या करेंगे? जाकर दिखाएंगे भाई, थोड़ा सा एनडीए की तरफ अपना सॉफ्ट कॉर्नर देंगे, प्रधानमंत्री जी की 2-4 तारीफ करेंगे। ये दबाव की राजनीति करके जब ये इस तरफ रहते हैं तो उस तरफ ताकते हैं, जब उस तरफ रहेंगे तो इधर ताकेंगे। और हकीकत भी है, एक दूसरे के खिलाफ ही तो ये दल लड़ाई लड़कर ये लोग आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी किसको हरा कर आई है? कांग्रेस को ही हरा कर आई है। यही हाल अभी इनका बंगाल में होने वाला है, यही हाल इनका अभी महाराष्ट्र में होने वाला है। ये चेहरा तक तो ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए, सीटों का बंटवारा क्या करेंगे। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, देखिए नया एंगल लेकर आए हैं चिराग पासवान। कह रहे हैं कि साहब इतने ज्यादा जाति विरोधी हैं नीतीश कुमार, तो उनको तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इसीलिए नहीं पचा होगा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो दलित समाज से आते हैं। खैर, इस पूरे मामले में अब जो बड़ा सवाल है वो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, और सवाल ये है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में नीतीश, मतलब मान लिया जाए हार गए पीएम की रेस, पिछड़ गए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में? ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और एम.के. स्टैलिन, ये 3 बड़े ऐसे नाम हैं कि जो कम से कम 20-25 एमपी कम से कम रखने की हैसियत रखते हैं जिताने की। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने 1996 में तो 17 एमपी भी नहीं थे उनके साथ, लेकिन कंसेंसस के कैंडिडेट वो बन गए, जबकि मुलायम सिंह भी थे, लालू भी थे, चंद्रबाबू नायडू भी थे, मुपनार भी थे, इतनी लंबी फहरिस्त थी। तो ये बहस बेमानी है। अभी कंसल्टेशन 20-25 की बात कर रहे हो, ये जब बीजेपी के साथ लड़ते थे 17-17 वाला फॉर्मूला था इनका, 20-25 का, ये तो 20 पर तो लड़ते भी नहीं थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ 40 सीटें, 16-17 पे मैं सर अपनी बात पूरी कर, तो उसमें ये है कि ये अभी जब पहले तो ये तय होना चाहिए कि 545 में से 250 सीटें कांग्रेस लड़े और 250 विपक्ष, और उसमें जिसके ज्यादा आएंगे नेचुरली उसका दावा बनेगा सरकार बनाने का, प्रधानमंत्री पद की, और तब ये तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बने। अभी तो इनको अपना सीट एडजस्टमेंट की बात करनी चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो कुछ भी, फिर तो खेल खत्म। लेकिन फिलहाल जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें क्या लग रहा है? केसी त्यागी को भी हम सुन रहे थे, अभी जो समीकरण बन रहे हैं उसमें जहां से शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी और आज जिस जगह वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है वो कहावत है ना कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना, वो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार पर लागू हो रही है? क्योंकि केसी त्यागी साहब कह रहे थे कि साहब ममता बनर्जी हो गए, केसीआर हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, लोग तो सब तीसरे मोर्चे के चक्कर में थे, लाए सबको साथ। नीतीश कुमार, लोगों ने यहाँ पे जो बैठे हैं वो यूएफ वाला सब एक्सपेरिमेंटेशन देखा है, तो उसके मैं एक बात बिल्कुल स्पष्टता कह दूं, अगर क्लैरिटी पहले से नहीं होती है तो कोई भी कहीं से भी उभर सकता है। तो अगर कोई ऐसी क्लैरिटी, मैंने बार बार कह रहा हूं कि व्यक्ति, कन्वीनर, कॉम्पोजिशन की नहीं हो पाती है, तो कोई भी कहीं से भी किसी भी पद का दावेदार बनकर निकल सकता है। यही इस तरह की सियासत की खासियत रही है भारतीय राजनीति में। तो रामकृपाल जी, अभी नीतीश कुमार
और उनकी हैसियत इंडिया गठबंधन में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल। जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही, देखिए एक तो तथ्य होता है कि नीतीश को नाराज नहीं करना चाहिए था। मेरा ही कहना है कि ये सब जान रहे हैं बहुत पहले से कि अगर कोई मोदी को इस समय कोई मुकाबला करे, कोई अल्टरनेट दे सकती है, तो वो कांग्रेस की छतरी के नीचे ही बाकी रीजनल पार्टियां खड़ी होंगी, वही हो सकता है। और कांग्रेस में ऑब्वियस है कि इस समय खड़गे जो उसके अध्यक्ष हैं, एक बड़ा चेहरा है, दलित होने के नाते उनका ये बहुत पहले से कहा जा रहा था। लेकिन इसी बात को अगर नीतीश जी की सहमति से एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर छोड़ा जाता कि हमारी ये राय है, आप नेता चुनिए, इंस्टेड अब तो ये लग रहा है जैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस में नेता चुन दिया। तो सवाल इस बात का है कि आप सही जगह चल रहे हैं लेकिन गलत तरीके से जा रहे हैं, तो और उसके नाते बहुत लोग एनॉयड हो रहे हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है अक्कू जी को आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जो है वो नीतीश कुमार जिनके नाम को लेकर चर्चा चल रही थी, उनको उनकी जगह दिखाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाल रही हैं और इस तरीके का दाव चल रही हैं कि अब तस्वीर यह बन रही है कि नीतीश तो खाली हाथ रह गए साहब। बिल्कुल, ये दांव ही है। ममता ने दांव चला, ये इसका बहुत सीधा था उदाहरण है, क्योंकि एक दिन पहले तक वो किसी का नाम नहीं ले रही थी, किसी की बात नहीं कर रही थी, और दूसरे दिन अचानक खड़गे का नाम लिया। ये तो गनीमत हुई कि खड़गे साहब ने दूसरे दिन ही, बल्कि क्या 2 घंटे बाद ही उसको क्लियर कर दिया कि भाई मैं तो नहीं हूँ, पहले MP ले आओ फिर PM कर लेंगे हम। तो ये गनीमत की बात हुई। लेकिन ये इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को मात देने की, शहमात देने का खेल चल रहा है, जिससे अभी आपस में ही लोग फंसे हुए हैं। इससे समझना चाहिए आपको कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में मतलब कितना फिर तालमेल है। अगर डायनामिक्स पूरी गठबंधन की ये है कि किस तरीके से जो गठबंधन में साथी हैं उन्हीं को उनकी हैसियत दिखाने के लिए इस तरीके के दावपेच आगे किए जाएं। देखिए, कांग्रेस के भीतर एक मंथन चल रहा है, और मंथन ये है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से BSP, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करा लिया जाए। यूपी में कांग्रेस की पार्टी के कुछ नेताओं ने यहां तक कह दिया कि अगर BSP को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। हालांकि मायावती इंडिया अलायंस से दूरी बनाकर चल रही हैं। देखिए, हमने तो पहले से ही इस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में है ही नहीं जी, और क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है चीज़ों को सही ढंग से संभाल के रखें। हमारे तो 7 विधायक तो डाका डाल के मध्य प्रदेश में ले गए, 6 डाका डाल के राजस्थान में ले गए, 3 उत्तराखंड में ले गए, तो हम तो उसमें है ही नहीं। हम अलग चुनाव लड़े हैं। अभी गठबंधन किसके लिए हो रहा है? चुनावों के लिए। जैसे ही चुनाव है सब बिखर गए, तो चुनाव से पहले सब ऑटोमेटिक लगता है सब बिखर जाएंगे, मुझे कुछ लगता नहीं। BSP के सांसद मलूक नगर को आप सुन रहे थे, लेकिन फिर भी सवाल ये बड़ा हो जाता है कि आखिरकार कांग्रेस के भीतर से ये जो बात कही जा रही है ना, कांग्रेस को BSP की जरूरत महसूस क्यों हो रही है? यूपी में हाथ को क्यों चाहिए हाथी का साथ? देखिए, वैसे तो मायावती की स्थिति क्या है सब लोग जानते हैं, तो मायावती कोई अपने शबाब पे तो है नहीं। मायावती का डाउनफॉल इज द राइज ऑफ द BJP इन बैकवर्ड हिंदुआइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ यूपी। एक पॉइंट जरूर कांग्रेस का मुझे यहाँ पर कन्विंसिंग लगता है। कांग्रेस की खुद वहाँ 35-40 साल से हालत खस्ता है कि आप अगर तीनों को एक साथ लाकर एक कॉम्पोजिशन यूपी के लिहाज से दिखाएं, तीनों मतलब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और RLD तो है ही साथ। जी, तो तब आप एक पोटेंट ऑपोजिशन के तौर पर नजर आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि आप 2014 से कतई भी नहीं नजर आए हैं। तो ये एक संभावना पर कांग्रेस खेल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें एक स्तर के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मायावती दिखाएंगी। ठीक, आई देखिए, मायावती की स्ट्रेंथ क्या है ये समझने के लिए आपको आजमगढ़ सीट को समझना पड़ेगा। जी। आजमगढ़ सीट में पिछले इलेक्शन में 2019 के अखिलेश जी वहां से MP बने। अखिलेश जी ने इस्तीफा दे दिया, उपचुनाव हुआ, बीजेपी वहां पे नंबर 2 थी। 2019 में बीजेपी को जितना वोट मिला था बाई इलेक्शन में, उससे भी कम वोट मिला बीजेपी को, और बीजेपी जीत गई। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख के करीब वोट मायावती के चला गया। 19 में अखिलेश और मायावती एक साथ थे तो अखिलेश जीते थे। इसके बाद मायावती अलग हो गई, तो ये जो 1.5 लाख वोट मायावती ले आई बाई इलेक्शन में,
ये मायावती की स्ट्रेंथ है। और उसके बाद क्या हुआ है, कांग्रेस में क्या परिवर्तन हुआ है 2019 की तुलना में 23 में ये परिवर्तन हुआ है कि कर्नाटक और तेलंगाना ने ये साबित किया है कि माइनॉरिटी जो है वो राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उस पार्टी की तरफ जाएगी जो बीजेपी को हराती हुई दिखे। आप सही और जाहिर सी बात है कि साउथ में जहां कांग्रेस थी वहां कांग्रेस की तरफ गई, और जहां नहीं है तो कांग्रेस सोचती है कि अगर बीजेपी आ जाती है तो देखिए दो चीज है जी। इसका मतलब है कि माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ, दलित जो है वो मायावती लेके आएंगी, प्लस सिर्फ कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट है ब्राह्मण वो अलग है, वरना ऐतिहासिक रूप से तीन ही था, दलित, ब्राह्मण और माइनॉरिटी, यही कांग्रेस की कोर स्ट्रेंथ हुआ करती थी। ठीक है, तो उनको ये है कि ब्राह्मण भी आ सकता है। रामगोपाल जी, सदिच्छा दूसरी चीज होती है, तो ये सदिच्छा है कि तीनों लोग मिलाएं, लेकिन जमीन पे ये हो नहीं सकता। कल अखिलेश यादव से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा तो अखिलेश बिल्कुल गुस्सा हो गए, तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा तुम्हारा क्या सवाल था, तो मतलब वो तुम पर आ गए, इतना गुस्सा था कि आपने बीएसपी का नाम ही क्यों लिया। तो अगर ऐसे माहौल में ये आप सदिच्छा दिखाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल आइडियल ये कंडीशन हो सकती है जो सपना कांग्रेस पार्टी देख रही हो कि साहब उत्तर प्रदेश में बीजेपी से अगर सीटें लेनी है तो फिर तमाम एसपी बीएसपी कांग्रेस साथ आ जाए, और आरएलडी तो है ही साथ में। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये मिल रही है कि साहब अभी कुछ देर पहले तो हमने आपको सुनाया था कांग्रेस के नेता का बयान पंजाब के, जो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में पंजाब में गठबंधन नहीं होना चाहिए। अब गठबंधन के पक्ष में आम आदमी पार्टी भी नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन को आम आदमी पार्टी भी तैयार नहीं है, और इसकी वजह क्या है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, देखिए रोमाना, सीधे तौर पर जब आम आदमी पार्टी से ये पूछा गया कि क्या वो गठबंधन को लेकर तैयार है, क्योंकि ये सवाल इससे दोबारा उठा है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसके बाद ये कहा था कि दिल्ली और पंजाब में भी गठबंधन होगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें आम आददमी पार्टी के टॉप लीडरशिप का ये मानना है कि पंजाब में वो बिल्कुल भी गठबंधन को लेकर तैयार नहीं है। दिल्ली में हालांकि उनका ये कहना है कि दरवाजे खुले हुए हैं, दिल्ली में उन्हें लगता है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो शायद इसको इंडिया अलायंस को फायदा मिले, लेकिन पंजाब में अपनी स्थिति को आम आदमी पार्टी काफी मजबूत समझ रही है क्योंकि वहां पर सरकार है, और अभी जो हाल ही में बाइपोल इलेक्शन हुआ था जालंधर में उसमें भी जीत हासिल हुई थी। तो ऐसे में वही सवाल आ जाता है ना कि भाई छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और यहाँ कोई बड़ा मन दिखाने को दिख नहीं रहा है, फिलहाल बड़ा दिल दिखाता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा है। जिसको जहां अपने लिए गुंजाइश नजर आ रही है वो वहां पर दूसरे दल के लिए भले गठबंधन का साथी हो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। और इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, संसद की सुरक्षा में जो सेंध का मामला है उसी को लेकर इस वक्त यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यूथ कांग्रेस सड़क पर उतर आई है और देखिए किस तरीके से सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन, संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, जिसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये कहां की तस्वीरें हैं आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से फिलहाल रोका जा रहा है, वहां पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग भी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। वरुण, कहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है, कहां जाने की मंशा यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं की जिनको रोक रही है पुलिस? देखिए, संसद की सुरक्षा के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई और जो रोजगार है, ये सभी मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस को आज संसद का घेराव करना है। आपको बता दूं, यूथ कांग्रेस के रायसीना स्थित दफ्तर से महज चंद कदमों की दूरी पर जंतर मंतर रोड पर फिलहाल ये प्रदर्शन चल रहा है। अभी संसद की तरफ कूच नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी यूथ कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर अपने भाषण दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कैमरे की नजर से यहाँ पर देखेंगे तो यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने यहाँ पर खासी बैरिकेडिंग का इंतजाम किया है, क्योंकि वरुण जैन हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं यहाँ पर उनका प्रदर्शन और संसद की तरफ कूच करने की वो तैयारी में। हालांकि पुलिस की तरफ से इंतजाम सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। तो मामला पूरी तरीके से गर्माता हुआ सियासी तौर पर संसद से लेकर सड़क तक। एक तरफ संसद जहां पर अब तक इसी विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर 141 सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सड़क पर उतरे हुए हैं संसद की तरफ कूच करने की तैयारी में। और ऐसे में देश के पॉलिटिकल शोबे जिस मुद्दे को लेकर
लेकर हम चर्चा कर रहे थे, वो सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां पर कांग्रेस इस चक्कर में कि किसी तरीके से हाथ को हाथी का साथ मिल जाए। और कुछ कहना चाह रहे थे आप? कह रहा था कि मायावती को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। 10 MP हैं आज लोकसभा में मायावती के, समाजवादी पार्टी के सिर्फ 5 MP हैं। तो जहां 80 सदस्यों में से 10 सीटें हों और उसका 20-22% वोट वो हमेशा रहता है, चाहे कोई लहर हो, कोई हवा हो। और उसके बाद अगर ये कहे कि साहब इसको मायावती खत्म हो गई या मायावती का आधार नहीं है, ये कहना कोई ज्यादती होगी। और कोई भी राजनीति उत्तर प्रदेश में बिना मायावती को इग्नोर करके नहीं हो सकती। नहीं, इग्नोर करके तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, इस बात में तो सभी सहमत है। लेकिन सवाल ये कि क्या वो इंडिया गठबंधन में आएंगी जो कांग्रेस चाह रही है, और क्या समाजवादी पार्टी को ये मंजूर होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज की शो में जुड़ने के लिए।